Hello everyone, welcome to our channel उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट। रीट व टेट स्पेशल वाले विद्यार्थियों के लिए उज्ज्वल टीचिंग पॉइंट की तरफ से आज है मनोविज्ञान के पार्ट 3 में बाल विकास की अवस्थाएं। पिछले वीडियो में हमने बाल विकास के नियमों को पढ़ा था और आज है बाल विकास की अवस्थाएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं और आज का हमारा ये मोटिवेशनल थॉट है, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए। किसी को प्रूव करने के लिए नहीं बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। सामान्यतः बाल विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल विकास में हमें इन 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन मिलता है, जिसमें शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्थाएं होती है 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था होती है 13 से लेकर 18 वर्ष तक। ये सामान्यतः हमारे शैक्षिक पैटर्न में अवस्थाओं को इसी आयु में निर्धारित किया गया है, लेकिन हम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की अवस्थाओं को विधिवत रूप से जो अभिव्यक्त किया गया है उसे हम पढ़ेंगे, ताकि कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर हम सही कर सकें। तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्थाओं का विवरण दिया गया है हरलोक महोदय के अनुसार, जिसमें गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक पूरा विवरण दिया गया है। गर्भावस्था यानी गर्भधारण से लेकर जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक यानी 14 दिन, और बचपनावस्था जिसे 2 माह से 2 वर्ष तक की, यानी सबसे पहले जो गर्भावस्था है वो गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है और जन्म से 2 सप्ताह शैशवावस्था होगी और 2 माह से 2 वर्ष तक बचपनावस्था। उसके बाद में 3 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होगी और 7 से 14 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद टीन एज या वय संधि काल, जिसे हम पूर्व किशोरावस्था भी कह सकते हैं, जो 15 से 17 वर्ष के बीच होगी, और 18 से 21 वर्ष की आयु में उत्तर किशोरावस्था कहेंगे और 21 के बाद की आयु को प्रौढ़ावस्था कहेंगे। इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हरलोक महोदय के अनुसार बताई गई गर्भावस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गर्भावस्था। उसके बाद में शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और उसके बाद में किशोरावस्था। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो दी गई है, जिसकी बुनियाद रखी गई है, वह है गर्भावस्था। हरलोक महोदय के अनुसार गर्भावस्था की अवस्था होती है 9 माह। अगर इन्हें दिनों में विभाजित किया जाए तो ये होगी 280 दिन, यानी 280 दिनों का जो पीरियड है, जिसे हम 9 माह भी कह सकते हैं, वह गर्भावस्था का समय है। गर्भकालीन अवस्थाओं को हम 3 भागों में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले दी गई है बीजा अवस्था।
या भ्रूणिक अवस्था या डिम्बा अवस्था या फिर उसे कह सकते हैं हम रोपण अवस्था। बीजावस्था यानी जब शिशु अंडे के आकार जैसा या बीजीय अवस्था में होता है तो उसे हम बीजावस्था कहते हैं, जो कि गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की होती है। यानी सबसे पहले प्रारंभिक 2 सप्ताह है, गर्भधारण की अवस्था में प्रारंभिक 2 सप्ताहों को हम रोपण अवस्था कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रोपण अवस्था कितने समय तक रहती है, तो वह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक रहती है, जिसमें शिशु है वह अंडे की शक्ल जैसा यानी अंडाकार होता है, जो कि जिसकी जो आकृति है वह पिन के हेड की जैसी होती है, पिन के हेड के बराबर होती है, जिसे हम युक्ता कहते हैं। 10 दिन पश्चात शिशु गर्भ की परत से जुड़ जाता है। कहने का मतलब है सबसे पहले अंडा गर्भाशय में तैरता रहता है और उसके बाद में यानी 2 सप्ताह में जब 10 दिन बीतते हैं तो उसमें वह गर्भ की परत या गर्भ की दीवार से चिपक जाता है, यानी अंडा उससे जुड़ जाता है और उसे यानी जिसे किसकी सहायता से वह जुड़ेगा, वह गर्भनाल की सहायता से जुड़ेगा। यानी जब गर्भाशय में शिशु का रोपण हो जाता है, वह बीजीय अवस्था में अंकुरित हो जाता है, तो इसे आहार मिलना शुरू हो जाता है। यानी जब वह गर्भनाल के द्वारा अपने मां से जुड़ जाता है तो उसे आहार की प्राप्ति होने लग जाती है, वही रोपण क्रिया कहलाती है। अब पूछ सकते हैं कंपटीशन में कि रोपण प्रक्रिया क्या है या फिर रोपण अवस्था है वह कौन सी अवस्था है, तो गर्भकालीन की जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रथम अवस्था जो गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की रहती है, वही रोपण क्रिया कहलाती है। इसके बाद में है सेकंड भ्रूणावस्था या पिंड अवस्था या भ्रूणीय। यह कब तक की होती है? जो पिंड अवस्था होती है यानी पिंडावस्था होती है वह 2 सप्ताह से 2 माह तक की होती है। सबसे पहले 2 सप्ताह की बात की हमने, जो कि रोपण अवस्था है, उसके बाद में आती है 2 सप्ताह से 2 माह। 2 माह की जो अवस्था है वह कहलाती है पिंडावस्था। जिसमें क्या होता है, जिसमें शिशु में अनेक परिवर्तन होते हैं, यानी शरीर के जो माता का जो गर्भाशय है उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन के बाद जो भ्रूण है, जो अंडा है, वह मानव जैसी आकृति में बदलने लग जाता है। कब? 2 सप्ताह के बाद में जब 2 महीने तक का होता है तब वह मानव जैसी आकृति में बदलने लग जाता है तथा शरीर के मुख्य भागों का निर्माण हो जाता है। 2 माह, याद रखना, 2 सप्ताह से 2 माह की बीच की जो अवधि है उसमें शरीर के जो महत्वपूर्ण मुख्य भाग है उनका निर्माण हो जाता है, यानी निर्माण होना उनका शुरू हो जाता है। तो इनको यानी निर्माण किस प्रकार होता है, सबसे पहले क्या बनता है या उसके बाद में कौन सा विकास होता है, तो उसको भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले है जो प्रथम स्तर है या बाह्य स्तर कहें उसे, तो वह एक्टोडर्म कहलाता है। यह होता है बाह्य स्तर। कौन सा? बाह्य स्तर। तो इसमें क्या होता है, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सी अवस्था? सबसे पहले हमने पढ़ी बीजावस्था। बीजावस्था पढ़ने के बाद में हमने पढ़ी भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में 3 अवस्थाएं अलग अलग 3 स्तर दिए गए हैं, जिसमें बाह्य स्तर है वह एक्टोडर्म कहलाता है, जिसमें त्वचा, नाक, दांत, बाल, नाखून और नाड़ी मंडल का विकास हो जाता है। यानी सबसे पहले बाहरी रूप से त्वचा का बनना, नाक का बनना, दांतों का निकलना और बाल उगना या
नाखून का आना और ये सभी प्रक्रियाएं सबसे पहले प्रारंभ में होती है, जिसमें नाड़ी मंडल में मस्तिष्क का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, शैशवावस्था में और गर्भावस्था में जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो इसमें भी सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो मस्तिष्क का जो विकास होता है वह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा आकार भी मस्तिष्क का, यानी जो हमारे शरीर के जितने भी पार्ट बढ़ रहे हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा गति शरीर में मस्तिष्क की होगी। तो इन सभी का विकास एक्टोडर्म में होता है, जो कि बाह्य स्तर कहलाता है। इसी में सेकंड है मेसोडर्म, जिसे मध्य स्तर कहा जाता है। कौन सा? मध्य स्तर। इसमें शरीर के भीतरी भाग व मांसपेशियों का निर्माण होता है। जो हमारे आंतरिक पार्ट है और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनका निर्माण होना मेसोडर्म में शुरू होता है, जो कि मध्य भाग कहलाता है। एक्टोडर्म में बाह्य, मेसोडर्म में मध्य, और तीसरा है एंडोडर्म। एंडोडर्म होता है आंतरिक स्तर या अंतः स्तर। सबसे पहले एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म और उसके बाद एंडोडर्म होता है, जो तीसरी परत होती है या तीसरा स्तर होता है। इसमें क्या होता है? अंतः स्तर, जिसमें संपूर्ण पाचन प्रणाली का विकास हो जाता है, फेफड़े भी बनने लग जाते हैं, ग्रंथियां भी बनती हैं और लीवर, यानी पाचन प्रणाली, फेफड़े, ग्रंथियां और लीवर आदि का निर्माण होता है। दूसरे माह में ये बात चल रही है 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था। 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 जो परत दी गई है उनमें सबसे पहले एक्टोडर्म में बाह्य स्तर का, मेसोडर्म में मध्य स्तर का और एंडोडर्म में आंतरिक स्तर का निर्माण होता है। तो हम पढ़ रहे हैं एंडोडर्म, जिसमें अंतः स्तर के पाचन प्रणाली, फेफड़े, ग्रंथियां, लीवर आदि का निर्माण होता है। दूसरे माह में भ्रूण को आसानी से पहचाना जा सकता है कि यह लड़का है या लड़की है। इसमें गर्भनाल का विकास तेज गति से होता है। गर्भनाल का विकास तेज गति से होता है, यानी दूसरे माह के अंत में भ्रूण का भार है वो लगभग 2 ग्राम हो जाता है। कितना भार हो जाता है? 2 ग्राम। और लंबाई कितनी हो जाती है? यानी 2 माह में भार हो जाता है 2 ग्राम और लंबाई 1 से 2 इंच, 1 से 2 इंच की हो जाती है। इस अवस्था में भ्रूण को क्या किया जाता है? सरलता से पहचाना जा सकता है। और सिर का जो आकार है अन्य भागों की अपेक्षा बड़ा होता है। क्या? सिर का आकार अन्य भागों की अपेक्षा बड़ा होता है। मैंने पहले भी बताया ये कि मस्तिष्क का विकास तेज गति से होता है, तो उसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। और जो नाक बनती है बाह्य स्तर में, मैंने कहा, तो उसमें एक ही छेद होता है, यानी नाक में केवल एक ही छेद होगा। और मुंह बिना दाढ़ी के होगा। कान व आंखों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होगा? गर्भनाल का विकास तेज गति से होता है, जिसे भ्रूण की रक्षा की जा सकती है और उसे मां के आहार से पौष्टिक तत्व भी मिलते रहते हैं। यानी अपने शरीर को डेवलप करने के लिए शिशु को जो आहार प्राप्त होता है, जो पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, वो गर्भनाल के द्वारा होता है। गर्भनाल के द्वारा होता है। तो तीनों परतें हमने पढ़ ली।
जो तीसरी स्टेज थी हमारी वह थी गर्भस्थ शिशु की अवस्था या भ्रूण। गर्भस्थ शिशु की अवस्था कैसी होगी, तो 2 सप्ताह का पढ़ा, 2 सप्ताह से 2 माह का पढ़ने के बाद में 2 माह से जन्म तक की जो प्रक्रिया है वह गर्भस्थ शिशु की यानी भ्रूण अवस्था की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, पूर्व निर्मित अंगों का पूर्ण विकास होता है। यानी अंगों का निर्माण तो 2 अवस्थाओं में हो जाता है, लेकिन उनका विकास जो पूर्णतः विकास होगा वह 2 माह से आगे जन्म तक की प्रक्रिया में पूर्ण विकास हो जाता है। हृदय की धड़कन कौन से माह में, हृदय की धड़कन 4थे माह के अंत तक सुनी जा सकती है। यानी बच्चे की धड़कन को हम 4थे माह यानी गर्भकालीन अवस्था के जो 4 महीने हैं उसमें 4थे माह में हम धड़कन को सुन सकते हैं। और 5वें माह के अंत तक वयस्क की भांति आंतरिक अंगों में कार्य प्रारंभ हो जाता है। यानी आंतरिक जो बच्चे के जो अंग है वह एक वयस्क की भांति कार्य करने लग जाते हैं। कौन सी अवस्था में, यानी गर्भस्थ अवस्था में जब 5 महीने का शिशु हो जाता है तो वह आंतरिक गतिविधियां यानी आंतरिक अंगों में जो कार्य क्षमता है वह शुरू हो जाती है। इस माह में सबसे अधिक संभावना होती है गर्भ के गिरने की। इस माह में गर्भ गिरने की संभावना अत्यधिक होती है, तो सबसे अधिक केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। 7वें माह के अंत तक किसी कारणवश शिशु का जन्म हो जाता है, यानी कोई गंभीर बीमारी है या कोई ऐसी परिस्थितियां हो गई जिसमें बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी गर्भस्थ शिशु का शारीरिक, मानसिक या फिर आंतरिक अंगों का इतना विकास हो जाता है इसमें कि वह जन्म लेने के बाद जीवित रह सकता है। किसी भी कारणवश, किसी बीमारी के कारण या फिर माता के किसी भी समस्या के कारण अगर 7 माह के बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास इतना डेवलप हो जाता है कि वह जीवित रह सकता है। कितने महीने का बच्चा, 7 माह का बच्चा। और बात की 5 माह में वयस्क की भांति आंतरिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जो कार्य क्षमता है वह शुरू हो जाती है और 4 महीने के बच्चे की धड़कन को सुना जा सकता है। ठीक है, आगे है 2.5 किलो के शिशु का यानी कम का शिशु जो होगा वह अपरिपक्व माना जाएगा। यानी वजन की बात करते हैं तो 2.5 केजी का बालक होगा वह अपरिपक्व होगा। वजन कितना होना चाहिए जन्म के समय, लगभग 3.5 किलो। आगे है गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसे इफेक्ट भी होते हैं जो गर्भावस्था में बहुत ही अधिक प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले है माँ का आहार। माँ का आहार, बालक क्या करता है, गर्भनाल से आहार ग्रहण करता है जिसे यानी उसे पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं और उसका शारीरिक मानसिक विकास डेवलप होता है। तो उसी में माँ के आहार में क्या होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा में जो आवश्यक होती है, जितनी माँ को चाहिए बच्चे के विकास के लिए उतने होने आवश्यक होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। माँ का आहार क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, जिससे कि गर्भस्थ शिशु में जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो, यानी कोई भी विकार उत्पन्न ना हो। तो ऐसी स्थिति में माँ का आहार पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उचित रूप से होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है माँ का स्वास्थ्य। माँ का स्वास्थ्य, तो गर्भाकालीन अवस्था में यदि स्त्री किसी गंभीर संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाती है, किसी रोग से पीड़ित हो जाती है, तो
शिशु गर्भ से गिर सकता है। ऐसी स्थिति में या फिर जन्म के उपरांत वह विकार युक्त होगा, जैसे अंधा, बहरा या मानसिक रूप से कमजोर होगा। यदि गर्भवती स्त्री कुनेन औषधि का प्रयोग अधिक करती है तो बालक की जो सुनने की क्षमता है, श्रवण शक्ति है, उस पर गहरा असर पड़ता है। यानी माँ का स्वास्थ्य गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होना चाहिए। अगर वह किसी रोग से पीड़ित है, किसी प्रकार का संक्रामक रोग है, तो गर्भ गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। या फिर जन्म के दौरान बच्चा विकार युक्त होता है, किसी प्रकार का उसमें दोष आ जाता है, जैसे अंधा होना, बहरा होना, मानसिक रूप से दुर्बल होना या कमजोर होना। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो माँ के स्वास्थ्य का भी बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। माँ के आहार का भी बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। आगे है शराब व तंबाकू का सेवन। कुछ स्त्रियां होती हैं जो शराब व तंबाकू का सेवन भी बहुत अधिक मात्रा में करती हैं। वैसे तो हर मनुष्य के लिए शराब व तंबाकू बहुत ही हानिकारक है, लेकिन जो स्त्री गर्भवती है उसके लिए सबसे अधिक खतरनाक कि जो वह कार्य कर रही है उसका परिणाम उसके बच्चे को भी भुगतना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, गर्भवती स्त्री के लगातार शराब व तंबाकू के सेवन से, यानी लगातार अगर वो शराब पी रही है या तंबाकू का सेवन कर रही है, तो शिशु में क्या होगी, शिशु में बेचैनी होगी और उसे हृदय की धड़कन है वह बहुत अधिक तेज और आक्रामक हो जाती है, जिससे कि शिशु पूर्ण परिपक्व से पहले जन्म ले लेता है। यानी शिशु का जन्म अपरिपक्व अवस्था में होने का कारण एक यह भी होता है कि शराब व तंबाकू का सेवन अत्यधिक करना। जब कोई स्त्री शराब व तंबाकू का अत्यधिक सेवन करती है तो शिशु में बेचैनी प्रारंभ हो जाती है और हृदय की धड़कनें हैं वह बहुत ही आक्रामक और तीव्र हो जाती है, जिस कारण अपरिपक्व शिशु का ही जन्म हो जाता है। नेक्स्ट है माता पिता की आयु। सबसे महत्वपूर्ण माता पिता की आयु। हरलोक महोदय उन्होंने ही माता पिता की आयु के बारे में कुछ कहा है। देखिए कि स्त्री की आयु 21 वर्ष उपयुक्त है। कितनी? 21 वर्ष। और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष उपयुक्त है, लेकिन 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु के बाद क्या होगा, गर्भस्थ शिशु के विकार में यानी अनेक असामान्यताएं आ जाती हैं, विकार जो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। बुद्धि परीक्षणों में भी देखा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों के पिता की औसत आयु कितनी होगी, यानी परीक्षणों के दौरान जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए गए हैं उन्हें भी यही देखा गया है कि माता और पिता की आयु उचित होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। बच्चे के जन्म के लिए 21 से 28 वर्ष स्त्री की होनी चाहिए और 30 से 34 वर्ष तक की आयु पिता की होनी चाहिए। यानी माँ की आयु कितनी हो, 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की आयु सबसे अधिक उपयुक्त है। और पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु होगी 30 वर्ष से 34 वर्ष तक की। यानी इसमें बच्चे को जन्म देने की जो अवस्था है वह ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिससे कि बालक प्रतिभाशाली या प्रतिभावान होता है, जिसकी आईक्यू तेज होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ। माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ गर्भधारण की अप्रसन्नता के कारण जी मिचलाना, उल्टियाँ होना या गर्भ गिराने की असफल कोशिश से शिशु विकृतियों का शिकार हो जाता है। क्या कहा गया
कि जो स्त्रियां ऑपरेशन होती है, जो ये नहीं चाहती है कि शादी के जस्ट बाद में ही वह प्रेग्नेंट हो, तो ऐसी स्थिति में यानी गर्भधारण जब होता है तो उसमें ऑपरेशन होती है। जो स्त्री ऑपरेशन होती है उसका जी मिचलाता है और उल्टियाँ सबसे अधिक होती है, यानी वॉमिटिंग सबसे ज़्यादा होती है। ये कारण होता है अप्रसन्नता का। किसका? अप्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण होता है। और कई बार क्या होता है कि गर्भवती स्त्रियां जब गर्भ गिराने की कोशिश करती है, यानी अनेक दवाइयों का प्रयोग करती है, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाती है, असफल हो जाती है, तो जो असफल गर्भस्थ शिशु पल रहा है वह विकार युक्त पैदा होगा, जिसमें अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती है, विकार हो जाते हैं, दोष आ जाते हैं। यह भी गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद है माता पिता की अभिवृत्तियां। माता पिता की अभिवृत्तियां क्या होगी? इसमें है नवविवाहित दंपति तुरंत बच्चा न चाहने की स्थिति में गर्भधारण हो जाने पर शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित हो जाता है। बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास और माता पिता का भी जो मानसिक विकास है वह प्रभावित होता है। क्या होता है कि कई बार जो नई नई विवाह होता है या शादी होती है तो दंपति तुरंत बच्चा नहीं चाहते, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब बच्चा वह महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से मैच्योर नहीं होता, क्योंकि माता पिता अपने होने वाले बच्चे के संबंध में कल्पना ही बना लेते हैं, यानी उसका बालक उसकी कल्पना के अनुसार सुंदर, सुशील, यानी सुंदर, गोरा या कुशाग्र नहीं होता। कारण क्या होता है इनका? यानी उनका शारीरिक और जो मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है, तो उसका कारण ये होता है जैसा माता पिता एक अभिवृत्ति बनाते हैं, एक सोच रखते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, वैसा न होने पर, उसके विपरीत होने पर, यानी बच्चा सुंदर न हो या गोरा न हो या फिर वह कुशाग्र नहीं होता है, यानी अच्छी बुद्धि वाला, प्रतिभावान न होता है, तो माता पिता के मन में भी ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है। तो माता पिता के सपने क्या है, वो टूटने लगते हैं कि जैसा हमने सोचा वैसा सोच के अनुकूल नहीं है, तो वह बेमन से यानी अब बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? क्या होगा? विकास प्रभावित होगा, डेवलपमेंट प्रभावित होगा। यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके प्रभावित होने के ये भी कुछ कारण हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी मनोविज्ञान से संबंधित और रीट के और टेट के हर विषय से संबंधित हर एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नाउ।